देश के रक्षक से मैं आपको मुखातिब कराना चाहूँगा। हमारे साथ बैठे हैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी। और कोई नहीं चाहता था कि ये जो वॉर है, जो लिमिटेड था कारगिल सेक्टर में, कि वो बढ़ के एक प्रॉपर युद्ध शुरू हो जाए इंडिया पाकिस्तान का। मेरठ आए और मेरठ से फिर हम पूरी रेजिमेंट कारगिल के लिए रवाना हुए। और सैनिक जब युद्ध करता है सीमा पे, तब ना उसके पास उसके माँ बाप होते हैं, ना भाई बहन होते हैं, ना पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं। कि जैसे होता है ना क्रिकेट में, आपने 6 छक्के मारे, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए। सेना में ऐसा नहीं होता कि आपने 10 दुश्मनों को मारा तो आपको 1 करोड़ मिल गए। हमने अपना फर्ज निभाया है एक अच्छे नागरिक होने के नाते। अरे गर्व है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे सीने पे जो 16-17 मेडल है वो मेरी जान है। जब आपके हस्बैंड एक आर्मी सोल्जर हों और कारगिल जैसे वॉर में शामिल हों, तो उस वक्त पे आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे संभालती थी? हालांकि मैं जो भावुक हुई थी और जो अंदर से घबरा रही थी, तो वो मतलब थोड़ा सा दूर हो गया मेरा। वो इसीलिए शहीद होता है क्योंकि उसको अपने 130 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। और दूसरे देशों का देखें तो उन्होंने काफ़ी हार का भी सामना किया है, लेकिन इंडियन आर्मी में ही ऐसी क्या बात है जो हम इतना विजयी हो जाते हैं सर? जो भी विजय मिली है वो सबसे बड़ा कारण है उसका देश के प्रति प्यार। एक नाम, नमक, निशान। नाम किसका? उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का। अभी कुछ समय पहले केंद्र का बजट आया सर, 72.2 बिलियन का उन्होंने डिफेंस बजट रखा है, और साथ ही साथ अग्निवीर स्कीम भी है सर। आप पुलिस को बुलाइए 4 साल के लिए, आप IAS IPS ऑफिसर इनको बोले 4 साल नौकरी करिए, उसके बाद घर जाइए। है हिम्मत? आप अपने नेताओं को बोलिए जो MP और MLA हैं कि 4 साल के लिए आप आइए ठेके में, उसके बाद आप चले जाइए। आपने क्या, ये हमारे जो बच्चे हैं 17 से 21 साल के बीच में, इसके लिए इनकी जवानी आप 4 साल के लिए खरीद रहे हैं? वाल्मीकि रामायण में श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में एक संवाद आता है, जहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचति लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। जिसका मतलब है कि सोने की लंका का मेरे सामने कोई महत्व नहीं है, मेरी माता और जन्मभूमि के सामने मैं स्वर्ग को भी नकार सकता हूँ। और शायद ऐसा ही कुछ मनोभाव लेकर के युद्ध क्षेत्र में बॉर्डर पर डटे रहते हैं हमारे आर्मी के जवान और देश की लगातार रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक आर्मी के जवान, देश के रक्षक से मैं आपको मुखातिब कराना चाहूँगा। हमारे साथ बैठे हैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी, जिन्होंने कारगिल वॉर में हमारे देश को विजय प्राप्त कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर, RJ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद। सर, मैं शुरुआत ही कारगिल वॉर से करना चाहूँगा। लाहौर डिक्लेरेशन के थोड़े समय बाद ही सर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया, हमें धोखा दिया और युद्ध चालू कर दिया सर। तो किस तरह से युद्ध चालू हुआ था और इंडियन आर्मी ने कैसे उसे टैकल किया था, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जो कारगिल की लड़ाई थी वो एक तरीके से हमारे ऊपर थोपी गई थी, क्योंकि एक अनरिटन कन्वेंशन है, एक अनरिटन नियम जो इंडिया और पाकिस्तान फॉलो करते थे कि जब विंटर्स आएंगी और जब बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, तब दोनों देशों की सेनाएं जो उनके फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाएंगी। और ये सालों से चल रहा था, और जब इस प्रकार कई सालों तक ये स्थिति रही, लेकिन 1998 के बाद पाकिस्तान अपनी जो पोस्ट छोड़ के पीछे जाना था वो नहीं गए। और जब हमारे जो, जैसे आपके और मेरे बीच में एक अनरिटन कन्वेंशन है, मैंने उस नियम को माना, आपने नहीं माना। और जब भारत की सेना पीछे आई तो पाकिस्तान के लोगों ने हमारे बंकर वगैरह ऑक्यूपाई कर लिए। जब बर्फ़ गिरनी ख़त्म हुई अप्रैल में, पता लगा कि इस तरीके का हुआ है, तो हमारी ज़मीन है। तो इस तरीके से कारगिल लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई थी। और उसका थोपने का कारण ये था कि जो जनरल मुशर्रफ, अब तो नहीं है इस दुनिया में, वो एक मुजाहिर थे और एक पैरा कमांडो के ऑफिसर थे। और उनको पता था कि अगर हम जोजिला के आगे
जो नेशनल हाईवे 1 अल्फ़ा है, अगर इसको हम एक लॉन्ग फ्रंटेज में, काफ़ी लंबाई में अगर हम इसको डोमिनेट करेंगे तो भारतीय सेना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी लेह और उसके आगे जो सेना हमारी है उसको मेंटेन करना, क्योंकि वो एक लाइफ लाइन थी। ले जाने के लिए दो हैं, एक तो आप श्रीनगर से जोजिला क्रॉस करके, कारगिल क्रॉस करके ले जाइए, और दूसरा आप हिमाचल प्रदेश से मनाली क्रॉस करिए, उसके बाद रोहतांग क्रॉस करिए, उसके बाद तांगलांगला, बड़ा लाशला, ये सब पासेस क्रॉस करके फिर आप ले पहुंच सकते हैं, जो बहुत लंबा है। तो ये उनकी मंशा थी कि नेशनल हाईवे 1 अल्फ़ा को ब्लॉक किया जाए ताकि भारत को किसी तरीके से लेह और लद्दाख रीजन भारत से कट ऑफ किया जाए। तो इस तरीके से कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी। और जैसा मैंने कहा कि हम पीछे आते हैं, अब वो कोई प्लेन एरिया तो है नहीं जैसा रायपुर का है, वो पहाड़ में बैठा है, हम नीचे हैं, और जो बंकर हैं पूरे फोर्टिफाइड बंकर हैं, पक्के बंकर हैं, उसमें ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, दुनिया भर के रॉकेट लॉन्चर, जो भी वेपन सिस्टम्स हैं सब प्लेस हैं। सर मतलब जहाँ वेपन प्लेस्ड थे वो हमारे वेपन थे, इंडियन आर्मी? नहीं, वो हम जब आते हैं तो अपने हथियार, गोला बारूद सब साथ में लाते हैं। वहाँ पे जो हथियार वगैरह थे वो पाकिस्तानियों ने लाए थे, वो उनके हथियार थे, चाहे ऑटोमेटिक वेपन्स हो, हैंडहेल्ड वेपन्स हो या दूसरे वेपन्स हो, वो सब पाकिस्तानियों के थे। अब पहाड़ में अगर आपको यहाँ इसको कैप्चर करना है और आप नीचे से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ऊपर से तो बड़ा एक सिटिंग डक होता है, एक टारगेट मुश्किल होता है। बहरहाल भारतीय सेना की कैजुअलिटी हुई, करीब 523 या 524 हमारे जवान शहीद हुए थे। लेकिन जो भी पोस्ट उन्होंने कैप्चर करी थी वो पूरी भारतीय सेना ने उसको रिकैप्चर किया था। जी जी। और बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी और हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ थी, और कोई नहीं चाहता था कि ये जो वॉर है जो लिमिटेड था कारगिल सेक्टर में, कि वो बढ़ के एक प्रॉपर युद्ध शुरू हो जाए इंडिया पाकिस्तान का। कि युद्ध कहना तो बड़ी आसान चीज़ है, लेकिन इससे देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इंटरनेशनल फोरम में बहुत तकलीफ़ होती है देश को। तो कारगिल सेक्टर में ही उस लड़ाई को लिमिटेड किया गया, वहीं पे उसको कन्फाइन किया गया, और विजय भारतीय सेना की हमेशा हुई है, होती रहती है। सर कहा जाता है कि चरवाहों के द्वारा इंडियन आर्मी को पता चला था, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस फेलियर का भी यहाँ पे सवाल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी जी। अगर हम वहाँ पे कुछ अपने LP या लिसनिंग पोस्ट या ऑब्जर्वेशन पोस्ट वहाँ छोड़ते तो शायद ये स्थिति नहीं आती, या हमको पता लगता कि वो आने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई सालों तक ये अनरिटन रूल के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पे विश्वास करके ये एक प्रथा सी चल रही थी। एकदम से अगर इस तरीके की विषम परिस्थिति आई तो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि जो गुज्जर होते हैं जो अपनी भेड़ वगैरह ले जाते हैं, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्होंने बताया, ये बिल्कुल सही है। सर तो वॉर के बाद क्या क्या प्रिवेंशन लिए सर हमारी गवर्नमेंट ने कि ऐसा स्थिति दोबारा से लागू ना हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए सर? देखिए, वंस बिटन इज ट्वाइस शाई, और जो हिंदुस्तान की सेना है वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती है जी, और जो भी सरकार कदम उठाती है उसका वो समाधान, मतलब उसको सपोर्ट करती है। अब कारगिल के पहले आपने देखा होगा कि अटल बिहारी जी गए थे पाकिस्तान से मिलने, बस लेके गए, आए जी। तो एक संदेश था कि अब सुलह शायद अगले चरण में पहुंचेगी और हमारी जो कश्मीर का प्रॉब्लम है वो हल होगा। लेकिन किया क्या जनरल मुशर्रफ ने? बिल्कुल उल्टा किया। जी जी। तो इसमें ये कहना है कि सिर्फ सेना का इंटेलिजेंस फेलियर तो था ही, लेकिन क्या भारतीय सरकार की जो सेना के अलावा बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं,
चाहे वो रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे एनआईए हो, दुनिया भर की एजेंसीज हैं। और इसके अलावा कोई भी देश आजकल सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के अलावा उनको दूसरे देशों से भी इनपुट मिलते हैं। उस समय ठीक है, उतनी सैटेलाइट इमेजरी हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो गलती है कि आप इतना विश्वास करके आपने अपनी पोस्ट छोड़ी, ये तो गलत है। और इंटेलिजेंस फेलियर जो था वो पूरे देश का था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी। सर उस वार के दौरान आप कौन से पोस्ट में थे, क्या कुछ मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा सर उससे? मैं उस समय कमांडिंग ऑफिसर था जी। और मेरे साथ 22 ऑफिसर थे, करीब 52 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स थे और 980 मेरे बहादुर जवान थे। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई उस समय मेरी यूनिट थी मेरठ में, और मेरठ से हम राजस्थान गए थे। जो एक्सरसाइजेस चलती हैं आर्मी की, जो ट्रेनिंग चलती है, हम उसके लिए डेजर्ट में थे राजस्थान में। और वहाँ मुझे मैसेज मिला कि आपके रेजिमेंट को कारगिल जाना है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर सैनिक चाहता है कि वो उसकी यूनिट जब देश में कठिनाई आई तो वो उसका हिस्सा बने, उस जो विषम परिस्थिति है उसको सम करने के लिए उसका हिस्सा बने। तो हमने वॉलंटियर किया था कि हम जाना चाहते हैं कारगिल। फिर वहाँ से जितना हमको ट्रेनिंग का स्टोर्स था, तकरीबन 600-700 गाड़ियाँ थी, ये ट्रक जो होते हैं, वो सामान हमने जहाँ से लिया था उनको वापस किया, मेरठ आए और मेरठ से फिर हम पूरी रेजिमेंट कारगिल के लिए रवाना हुए। और जैसा मैंने कहा कि 1 अल्फा तो बंद था, तो हम जोजिला और कारगिल उस रास्ते से 1 अल्फा से जा ही नहीं सकते थे। तो हम फिर यहाँ से मनाली, पठानकोट से मनाली, फिर रोहतांग क्रॉस करके तांगलांगला, बड़ा लाचला, ये सब पासेस क्रॉस करके पठानकोट से ले 790 किलोमीटर पड़ता है। तब हम वहाँ पे पहुँचे और अपने जो हमको हमारा बैटल जोन था वहाँ पे हम डिप्लॉय हुए। जी जी। सर तो आपके जो टीम थे उसमें से शहीद कुछ लोग हुए हैं? जी जी। सर कैसा रहता है अपनी टीम के किसी साथी को खोना सर? सर मतलब उस इतने निराशाजनक स्थिति में आप लोग कैसे अपने आप को युद्ध के प्रति अपने आप को इतना साहसी बना पाते हैं सर? देखिए, सेना में जब विषम परिस्थिति होती है और सैनिक जब युद्ध करता है सीमा पे, तब ना उसके पास उसके माँ बाप होते हैं, ना भाई बहन होते हैं, ना पत्नी होती है, ना बच्चे होते हैं, ना कोई उसके दोस्त होते हैं। इसीलिए जो सेना का काम है वो कोई देख नहीं पाता। और अगर उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं होते, इतनी विषम परिस्थिति है, तो उसका परिवार क्या होता है? उसकी यूनिट, जो उसके ऑफिसर्स हैं, जो उनके जेसीओज हैं और उनके बहादुर जवान हैं, ये उसका परिवार होता है। जी। और उस परिवार का जो सामूहिक लक्ष्य होता है वो कोई स्वार्थ का नहीं होता है। कि जैसे होता है ना, क्रिकेट में आपने 6 छक्के मारे, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए। सेना में ऐसा नहीं होता कि आपने 10 दुश्मनों को मारा तो आपको 1 करोड़ मिल गए। एक जो यूनिट का, जो हमारा परिवार होता है, उनका एक सामूहिक लक्ष्य होता है कि हमको फला टास्क को इस समय तक कंप्लीट करना है। और पूरे उन 1000 जो मेरी रेजिमेंट थी, हमारी पूरी ऊर्जा, सामूहिक ऊर्जा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। और देखिए, जब विषम परिस्थिति होती है तो आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और जब आपका परिवार का कोई सदस्य आपसे बिछड़ता है तो आपको दुख होता है ना। जी। और इसीलिए मैंने ये बताया कि वहाँ पे कोई हमारा रिश्तेदार तो होता नहीं। कोई भी सदस्य आपका जब शहीद होता है तो आपको लगता है कि अभी कुछ सेकंड्स तक वो हमारे साथ था, वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन अगर उस विषम परिस्थिति में और उस शहादत में अगर उस परिवार के दूसरे लोग कमज़ोर पड़ जाएं तो इसका फ़ायदा किसको होगा? दुश्मन को होगा। जी। तो वो जो हमें दुख होता है, उस दुख को अपने दिमाग के पीछे रख के
ताकि हम कमज़ोर ना पड़े। और जैसा मैंने कहा कि मैं सीओ था और कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उसके 1000 जो जवान हैं, जो उसकी यूनिट है, वो उनका कमांडिंग ऑफिसर होता है। उनकी ट्रेनिंग, उनका मनोबल, उनकी मोटिवेशन, उनका उत्साह और उनको निडर बनाना, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये सीओ का काम होता है। जी। और जब पूरे यूनिट में आपका ये होता है कि हम एक परिवार है, ठीक है, हमारी शहादत होगी, लेकिन अब हमारा जो अंदर का जुनून है वो और मजबूत हो जाता है कि अब चाहे कुछ हो जाए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जब कोई सैनिक शहीद होता है ना, वो इसीलिए शहीद नहीं होता क्योंकि उसको दुश्मन से नफरत है, वो इसीलिए शहीद होता है क्योंकि उसको अपने 130 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। जी। ध्यान रखिए इस चीज़ का। जी सर। अब वो देशवासी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो या उद्योगपति, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वो देशवासी, हम उन देशवासियों के लिए, मतलब हम भारतीय सेना शहादत देने में भी मुकरती नहीं है, ना एक कदम कुछ सोचती है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ तो है ही नहीं ना। सेना का क्या काम है? भारत की अखंडता की रक्षा, भारत में इंटरनल सिक्योरिटीज, किसी के हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें, भारत का संविधान सुरक्षित रहे, ये भारत सेना का काम है। तो इस तरीके के विषम परिस्थितियों में सेना जब काम करती है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो सेना की है पता है क्या है? जी। उसका मोटिवेशन, उसकी ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग तो है ही, लेकिन जो अनेकता में एकता होती है, जो हमारे सैनिक होते हैं वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई है। उस समय हमारे दिमाग में नहीं आता कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। ये जो अनेकता में एकता है ना, वो सेना की सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत के चलते हम अपने सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, और वो भी विषम परिस्थितियों में। अगर मान लीजिए मुझे इस कमरे में बोला जाए कि आपको ये काम करना है, तो बड़ा आसान है, लाइट है, एसी है, कैमरा है, बैठने की जगह है, सब सुख सुविधा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो सम है, सब चीज़ विषम है। जी जी सर, ऐसी विषम परिस्थिति में आप लोगों ने टाइगर हिल और भी ऐसे ऊंचे ऊंचे पोस्ट थे जो आपने कैप्चर किए सर, कितना मुश्किल था सर उसको कैप्चर करना? बहुत मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है। जी। अगर आप इसी कमरे के छत में बैठे हैं और मैं बाहर के दरवाजे से अंदर आना चाहता हूं और आपके हाथ में एक AK-47 है और आपको पता है कि ब्रिगेडियर प्रदीप यादव मेरा दुश्मन है, तो आप मुझे आने दोगे क्या? आप तो ठकाक से मारोगे। जी। मैं क्या, मेरे पीछे 10 लोग आएंगे, आप उनको ठोक दोगे। लेकिन जैसा कहा, विषम परिस्थिति, सेना की ट्रेनिंग ही ये होती है कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में हम उसको लक्ष्य की प्राप्ति करें। और जो मैंने कहा है कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है वो टफ ट्रेनिंग होती है। जो हमारा जवान है वो 1 साल की ट्रेनिंग करता है, उसके बाद 1 साल की और उसकी ट्रेनिंग होती है, सेंटर में होती है, यूनिट में होती है, तब वो रिक्रूट से सैनिक बनता है 2 साल के बाद। और 2 साल में उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैंने, हमारी कसम परेड होती है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे जवान हो, वो कसम खाता है। और कसम कौन दिलाते हैं? उसमें पंडित भी होता है, मौलवी भी होता है, पादरी भी होता है, और ग्रंथी भी होते हैं, ज्ञानी जी जो गुरुद्वारे के। जी जी। और ये सब सैनिक होते हैं, सूबेदार। वो कसम खिलाते हैं जवानों को जी कि मैं हर चीज़ से ऊपर उठ के देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ और देश के लिए अपनी दुश्मन की जान ले भी सकता हूँ। जी। तो वो जो एक जुनून होता है, उस जुनून के चलते सेना
दूसरे महकमों से बेहतर होती है। जी। और आपने देखा होगा कि जब किसी भी प्रशासन की, मान लीजिए भगवान ना करे कल रायपुर में दंगे फसाद हो गए जो पुलिस से कंट्रोल ना हो पाए, जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपी हो गई, आईटीबीपी हो गई, बीएसएफ हो गया, कंट्रोल ना हो पाए, अंत में किसको बुलाया जाता है? सेना को, है कि नहीं? जब स्थिति यहाँ भी बहुत विषम हो गई तभी आपने सेना को बुलाया ना। मतलब इस प्रकार से कि जैसे एक पेशेंट आईसीयू में भर्ती कर दिया, तब बोले यार आप तो पेशेंट को बचाने के लिए सेना को बुलाओ। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो यहाँ भी विषम स्थिति होती है, फिर भी वो सम कर देता है। जी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं सर। चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे बोरवेल में एक बच्चा भी फंसा हो, जब उनसे हाथ पांव फूल जाते हैं तब आप सेना को बुलाते हैं। और सेना कोई भी काम करती है, कोई एहसान नहीं करती, वो अपना फर्ज निभाती है, अपना कर्तव्य निभाती है, और कर्तव्य निभाती है अपने जज्बे से, क्योंकि उनके अंदर जुनून है, कोई स्वार्थ नहीं है। जी जी। और ये जो तिरंगा है ना, सिर्फ इसके खातिर है। जी जी। वो तिरंगे में लिपट के वापस भी आने में उसको कोई हिचक नहीं होती। जी जी। ये जुनून होता है सेना का। और जैसा मैंने कहा कि सेना है, उसका जो काम है, आप सेना किसी भी प्रशासन का, किसी भी सरकार का ब्रह्मास्त्र होता है, वो उसका अंतिम अस्त्र है। और उस अंतिम अस्त्र को तब इस्तेमाल करना चाहिए जब आपके बाकी अस्त्र फेल हो जाएं। और बाकी अस्त्र क्यों फेल होते हैं? क्योंकि आज मैं जो देश को देख रहा हूं वो तो वैसे ही टूट रहा है। जैसे मैंने कहा, हमें 130 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट? और मान लीजिए दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों देश ये चाहते हैं कि अपने विरोधी देश को, अपने शत्रु देश को कमज़ोर किया जाए, चाहे वो सैन्य शक्ति से, चाहे आर्थिक शक्ति से, चाहे सामाजिक शक्ति से, चाहे कोई दूसरी शक्ति से। वो उसको कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर विजय प्राप्त करना आसान हो। ये स्ट्रैटेजी है। हम भी ऐसा करते हैं, दूसरे जो हमारे शत्रु देश हैं वो भी ऐसे ही करता है सर। लेकिन जी, अगर आज ये जैसे 5 उंगलियां हैं ना, इसको तो कोई भी आके तोड़ देगा, है? मैं आपको बोलूं आप फट तोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं ये इसको 5 को मिला के मुट्ठी बना दिया, तब देखता हूँ कितने लोग इसको तोड़ सकते हैं। जी, ये मेरी ताकत है, मुट्ठी, जी जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिस्ट, FIST, जी फोर्सफुल, इंटीग्रेटेड, स्पिरिटेड टीम। ये मेरी ताकत है। जी। और जब, जैसा मैंने कहा कि हम सेना जब वहाँ पे युद्ध लड़ता है, इसीलिए नहीं कि दुश्मन से नफरत है, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। लेकिन सच बता रहा हूँ, अब मैं जब अपने हरी वर्दी को टांग कर अपने मूल निवास स्थान रायपुर में आया हूँ, और जो देश में देख रहा हूँ कि लोग भारत को ही जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अमीर गरीबी के नाम पे एक दूसरे से बांट रहे हैं। मतलब जो ये बांटने का काम कर रहे हैं वो तो सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि मेरी ताकत को वो तोड़ रहे हैं। तो मतलब वो तो दुश्मन के एजेंट का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाहरी शत्रु से लड़ना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरा शत्रु है। लेकिन जो इंटरनल शत्रु है, अब आपको नहीं पता कि वो शत्रु है या देश विरोधी काम कर रहा है या क्या कर रहा है। और बड़ा दुख होता है कि कैसा देश है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। सर, कुछ समय पहले दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग करके सामने आए थे सर, देश विरोधी नारे लगाए थे। और उसके बाद एक एजेंसी भी थी सर जिसके खिलाफ पूरे देश भर में कई जगह छापा मारा गया, देश विरोधी कार्य कर रहे थे वो लोग। सर, तो इसको आपको क्या लगता है, ऐसे आर्मी के सोल्जर के तौर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम उसको? आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करी।
जेएनयू का मुद्दा है। जी जी। ओके, उसमें जो 2-3 लड़के थे जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे, ये सरकार का कहना है, और उनमें से कुछ को अरेस्ट भी किया गया है। अगर उनको अरेस्ट किया गया है तो आज तक उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई? और जिसमें सबसे उभर के चेहरा आया था, कन्हैया कुमार का आया था। है? आज जो मीडिया है, देश का मीडिया, बुरा मत मानिएगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। है? भारत में जो मैंने पढ़ा था, करीब 247 इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट चैनल्स हैं पूरे देश की, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, मलयालम में हो, गुजराती में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, बंगाली में हो, पंजाबी में हो, 247 चैनल। और ये 247 चैनल जो हैं वो चंद उद्योगपतियों की है। अब आज भारत का देश देख रहा है कि यार ये खबर हिंदी में भी बोली जा रही है, अंग्रेजी में बोली जा रही है, इस चैनल में भी वही बोल रहे हैं, यहीं बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं, तो वो क्या सोचता है? ये सच है। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये किसने नाम दिया? मीडिया ने नाम दिया है? क्या मीडिया ने उस सच्चाई को बताया कि वो जो नारे लगा रहे थे, कौन से नारे लगा रहे थे? ये तो नहीं बताया ना। आपने अपनी राजनीति करने के लिए आपने एक मुद्दा बना दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग किसने बोला है? क्या वो देश विरोधी काम कर रहे थे? अगर जो उसमें 1-2 लड़के थे जम्मू एंड कश्मीर के, यस, उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे, उनको मुफ्ती ये अपने महबूबा जो जम्मू एंड कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, जी, वो पीडीपी, उस महबूबा मुफ्ती सईद ने क्या कहा था कि वो हमारे क्या वीर हैं। ठीक, अगर ऐसा था तो जो आज केंद्र की सरकार में जिस पार्टी की है, उन्होंने पीडीपी के साथ, अगर पीडीपी ने टुकड़े टुकड़े गैंग जो मीडिया का नाम दिया गया है उसका सपोर्ट कर रही थी, तो बीजेपी ने उसी पीडीपी के साथ जम्मू एंड कश्मीर में क्यों सरकार बनाई 3 साल तक? आप बताइए। तो ये एक मुद्दा है, ये इस तरीके का मुद्दा है जो झूठ है। अगर 10 बार हम किसी झूठ को 100 बार झूठ को हर जगह वो प्रचार प्रसार करते रहे तो झूठ कहाँ रह जाता है? जी जी। अगर मैं मंच से झूठ बोल रहा हूँ और मैं बड़ा नामी ग्रामी बंदा हूँ हिंदुस्तान का, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आपको भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे भी पता है कि जो सुनने वाले हैं वो झूठ सुन रहे हैं, तो झूठ झूठ कहाँ रह गया? वो तो सच ही हो गया ना फिर। तो ये जो एक बड़ा गंदा जो माहौल है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी जी, ये ध्यान रखिएगा। हमने अपना फर्ज निभाया है एक अच्छे नागरिक होने के नाते। अरे गर्व है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे सीने पे जो 16-17 मेडल हैं वो मेरी जान है, वो मेरे धरोहर है, वो मेरा पूरा ईमान है, वो मेरी संपत्ति है। जी। और देश, ये जो तिरंगा है ना, ये इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो भी इस देश के खिलाफ काम करेगा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई संगठन हो, और कोई आवाज़ उठाया ना उठाया, मैं तो उठाऊंगा जी, ताकि मेरे आने वाले बच्चे, मेरे आने वाले नस्लें कम से कम मेरे ऊपर तो नहीं थूकेंगे कि जब देश टूटना शुरू हुआ था तब आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। मेरे बच्चे तो बोलेंगे हाँ मेरे पापा ब्रिगेडियर प्रदीप यदू ने आवाज़ उठाई थी। जी। सर क्या लगता है आपको, कैसे हम ये चीज़ों से अपने नवयुवकों को दूर करके उन्हें सच्चाई से अवगत करा सकते हैं कि देश को कैसे यूनाइटेड रखना है, एकता को कैसे बचा के रखना है? आप ये जो 247 चैनल हैं,
आप इनको बोलिए कि आप सच बताइए, आप सिक्के के दोनों पहलू बताइए, एक हफ्ते में पूरा देश समझ जाएगा। जी। आज ये जो मीडिया है, 4 स्तंभ में एक स्तंभ मीडिया भी है। मीडिया का क्या काम है कि एक सिक्के के दोनों पहलू जनता के सामने लाना। दोनों पहलू से मतलब सच और झूठ, सच्चाई या बुराई, अच्छाई या बुराई, जो भी है, सिक्के के दोनों पहलू का आपको जनता के सामने दिखाना, ये आपका काम है। जी। तब जनता डिसाइड करेगी कि ये जो सिक्का खरा है कि खोटा है और किस तरफ से खोटा है। लेकिन आज पूरे देश में ये जो 247 चैनल मैंने जिक्र किया, वो सिर्फ खोटी चीजें दुनिया को दिखा रही हैं, तो लोगों को लगता है कि जो खोटा सिक्का है यही खरा है। मीडिया सच बोलना शुरू कर दे, सबको पता लग जाएगा। और जो कुछ पत्रकार हैं या कुछ चैनल्स हैं जो सच बोलने में हिचकते नहीं हैं, उनके खिलाफ क्या हो रहा है आपको भी पता है। कभी इसका छापा, कभी उसका छापा, कभी इसका छापा। एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया। और जो पत्रकारिता थी, क्या आज पत्रकारिता वो रह गई है जो आज से 1-2 दशक पहले थी, जब एक रिपोर्टर जाता था ग्राउंड में, पूछता था, प्रश्न करता था लोगों से। अब तो आपने शाम को एक पैनल में 4 लोगों को बुला लिया, उनको बताया कि आपने उस मुद्दे में बहस करनी है और आपने ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। बस एक दूसरे को गाली देना शुरू, एक दूसरे में लांछन लगाना शुरू। देश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। देश में जो आप युवा बोल रहे हो, आज भारत का युवा भ्रमित है, उसको सच्चाई का पता नहीं है। क्योंकि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जिसमें 87% जो मैसेजेस होते हैं या जो दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो फेक होता है। ठीक है। और आज के युवा में इतना समय नहीं है कि उसकी सच्चाई वो चेक करे। जय श्री राम बोल के आपने मार दिया, अल्लाह अकबर बोल के आपने किसी को मार दिया, क्या आपने चेक किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आपने किसी नेता के या बड़े अधिकारियों के बच्चों को जय श्री राम या अल्लाह अकबर बोल के दंगों में हिस्सा लेते हुए देखा है? नहीं ना। कौन? एक आम आदमी भ्रमित, जिसको पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। प्रॉब्लम ये है। मीडिया जिस दिन सही हो जाएगी तो हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जैसे एक सुरंग में आप जा रहे हो ना, अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरा जैसी आप टनल के दूसरे छोर में गए तो वहाँ उजाला भी होता है। जी। उजाला तो होगा। अगर लोकतंत्र देश में बचा रहा तो, ये मैं बता रहा हूँ। जी। और अगर लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जो कदम उठ गए हैं, तब हम तो 5-10 साल में भगवान को प्यारे हो जाएंगे। सर, हमारी देश ने इतनी सरकारें देखी सर, किसी ने इमरजेंसी लगाया, किसी ने और तरीके से देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश किया। और सर, आज जो गवर्नमेंट सेंटर पे बैठी है वो दावा करती है कि लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं सर, और आप बोल रहे कि कमज़ोर कर रहे हैं। तो मतलब दोनों में कितनी सच्चाई है सर? एक मैंने लेख लिखा था आज से 4 साल पहले, वो स्वर्गीय ललित सुरजन देशबंधु अखबार है और कई इंडिया के दूसरे अखबार है, उसमें वो छपा था। जी। लोकतंत्र से तानाशाही तक। उसमें मैंने पूरे संकेत दिए थे कि जब लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ कोई देश बढ़ता है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं। ठीक। और वो जो लिखा था उसमें करीब 80% संकेत जो मैंने लिखे थे वो सच आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप आगे की सोचोगे, एक सैनिक हूं इसीलिए आगे की सोचता हूं, पीछे की नहीं सोचता मैं। जो आज स्थिति है वो तो हो गई ना, अब आगे स्थिति ना हो, तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी थी एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि मैं दो समझाने की कोशिश करूं। लोकतंत्र पहले मजबूत था कि आज मजबूत है? लोकतंत्र तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र किससे चलता है? एक
लोकतंत्र की नियमावली क्या है? संविधान है, ठीक है। संविधान की पहली लाइन क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब आप भारत बोलते हैं तो भारत में क्या सिर्फ हिंदू है? नहीं सर। अगर हिंदू नहीं है तो आप हिंदू राष्ट्र की क्यों बात कर रहे हैं? अगर संविधान के नियमों से लोकतंत्र चलता है और हम उस संविधान के प्रावधानों को इस तरीके से ट्विस्ट करें या उसके अमेंडमेंट्स लाएं जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो, उनकी सत्ता चलती रहे, उनकी दुकान चलती रहे, तो क्या आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं कि कमजोर कर रहे हैं? दूसरी चीज, चुनाव जो होता है ना, वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है और चुनाव आयोग एक इस तरीके की संस्था का काम कर रहा है जो सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी का एजेंडा चला रही है, तो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई। अगर वो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो आपका संविधान कमज़ोर हुआ कि मजबूत हुआ? 300 पिछले लोकसभा चुनाव में 373 ऐसी सीट थी जिसमें जो ईवीएम के मत काउंट करे थे और एक्चुअल उसमें फ़र्क था। अच्छा, ठीक है। और अभी कर्नाटका विधानसभा में एक हफ्ते बहुत पहले ये छपा था कि करीब 16 या 17 लाख ईवीएम जिसका भुगतान ECL जो कंपनी बनाती है, इसको चुनाव आयोग द्वारा 116 करोड़ का पेमेंट हो गया है। अब वो 16 से 17 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग है, वो चुनाव आयोग के पास नहीं है, तो कहाँ है वो मशीन? इसके ऊपर भी मैंने करीब 4 साल पहले ईवीएम के ऊपर लिखा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको आगे का देखना है। पूरे विश्व में जो हमसे कई एडवांस कंट्रीज हैं, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होते। हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर में ही होते थे। तो बैलेट पेपर में आपको चुनाव कराने से क्या आपत्ति है? वेयर द प्रॉब्लम? अगर आप सोचते हैं कि आप देश का काम कर रहे हैं, देश की जनता का काम कर रहे हैं, देश के हर वर्ग का काम कर रहे हैं, हर समाज का काम कर रहे हैं, युवाओं का कर रहे हैं, वृद्धों का कर रहे हैं, महिलाओं का कर रहे हैं, बच्चों का कर रहे हैं, तो आपको डर किस बात का है? आप बैलेट से हो जाने दीजिए चुनाव। और ये जो कहते हैं ना कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित मशीन है, इसको कोई हैक नहीं किया जा सकता, सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसकी होती है आजकल? आपके पैसों की, आपके अकाउंट से। लेकिन आपके अकाउंट से हर दिन आप पेपर में पढ़ते हैं आपके पैसे दूर हो गए, किसी ने मार लिए। कैसे? क्यों? अगर आप एक चंद्रयान को जो चंद्रमा में जा रहा है, ज़मीन में बैठ के आप रिमोट से उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो ईवीएम मशीन क्या है? सर, ईवीएम मशीन के बारे में बताया जाता है कि वो किसी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, वो एक सेपरेट बॉक्स है। तो मतलब हैकिंग वाली बात, वहाँ 2 यूनिट होती हैं। जी जी। एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट। जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक यूनिट होती है। आपने बटन दबा दिया, आपने बटन दबा दिया, जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो आपका राइट है, आप जिसको भी दें, वहाँ पे आपने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो जो वोट था वो किसी और पार्टी को चला गया। जो ये कंट्रोल कर रहा है, जैसे आपको मोबाइल है, आप कोई बटन दबाते तो वही फंक्शन होता है ना। आपके मोबाइल कैसे हैक हो जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मतलब उसमें जो भी चिप्स हैं, जो भी सेंसर्स हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम? और ये कई लोगों ने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इट कैन बी हैक्ड। और किसने बोला कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता इसीलिए इसको हैक नहीं किया जा सकता?
क्या चंद्रयान के पास इंटरनेट होता है वहाँ पे? नहीं है ना। हम ज़मीन से कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं? हम सिग्नल भेज रहे हैं, वो कंट्रोल हो रहा है। ये अगेन वो लोग जो कहते हैं कि यार बिना इंटरनेट के तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है। अभी आप एक ड्रोन चला रहे हो, ड्रोन के अलग अलग रेंज होते हैं, 1 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक। वो जो 5000 किलोमीटर में ड्रोन उड़ रहा है और 1 लाख फुट की ऊंचाई में उड़ रहा है, 1 लाख फुट की ऊंचाई में तो इंटरनेट नहीं है ना, लेकिन एक बंदा यहाँ से उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये किसने कहा कि ईवीएम को हैक नहीं कर सकते या ईवीएम में इंटरनेट इज ऑल बंकम। जी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ का डर है? आप क्यों पड़े हो कि ईवीएम से चुनाव कराएं? कराइए दूसरा। सर अब देश की बातों से दूर आपके पर्सनल लाइफ के तौर पे आते हैं सर, बचपन कैसा रहा आपका? मैं छत्तीसगढ़ के ही रहने वाला हूँ और मेरी जो भी शिक्षा हुई है वो सरकारी स्कूलों में हुई है, चाहे वो जगदलपुर में हो, रायपुर में हो, बिलासपुर में हो, दुर्ग में हो। रायपुर में जब मैं पढ़ता था, मैंने उस समय 12वीं नहीं होती थी, मैट्रिक होता था 11th। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने किया था, जिसका आज नाम JN पांडे स्कूल हो गया। उसके बाद 1 साल मैं साइंस कॉलेज में गया और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया आर्मी में। UPSC क्लियर किया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लियर किया और 15 जून 1975 को मुझे इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से 2nd लेफ्टिनेंट के पद पे मुझे कमीशन मिला। और जो आपने पूछा कि आपका बचपन कैसे बीता, और मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे और वो मेरी मदर चाहती थी, स्वर्गीय माता श्री, कि लड़का भी उसी लाइन में जाए, लेकिन मैं फौज में ही जाना चाहता था। उसके 2 छोटे छोटे कारण हैं। एक पिक्चर आई थी 1961 में, हम दोनों, जिसमें देवानंद उस पिक्चर में एक मेजर का रोल अदा करते हैं। वो देख के मुझे लगा कि यार ये अच्छी नौकरी है, हरी वर्दी का एक दिमाग में बैठ गया था। उसके बाद एक और पिक्चर आई थी हकीकत, जो 1962 चाइना की लड़ाई से रिजांगला की लड़ाई के ऊपर आधारित थी। वो देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फौज में ही आऊँगा। और मेरी स्वर्गीय माता श्रीमती शांति यदु वो पढ़ाई में बड़ी स्ट्रिक्ट थी। तो जब मैं 10th 11th में था तो टेबल में मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक है, तो देखती थी मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, तो उनके सामने मैं वो पढ़ता था। लेकिन जैसी हो गई है ना, ड्रॉर खोला, इंडिया है में कि किताबें पढ़ना शुरू करता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था अपने बड़े छोटी उम्र में, 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं, जब जगदलपुर में था मैं, कि मैं फ़ौज में जाऊँगा। और भगवान की दया से मेहनत करी, लक्ष्य क्लियर था मेरा। जैसे मैंने कहा लक्ष्य क्लियर है तो आपकी नॉलेज उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होगी। सर जीवन में लक्ष्य की मतलब एक लक्ष्य डिसाइड कैसे करना चाहिए कि इंसान को? आप लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं जब आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति में, उस लक्ष्य में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, जब आप दोनों का आंकलन कर लेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सी कठिनाई है कौन सी आसानी है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। अब यहाँ से आपको लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है, रास्ते में कौन सी बाधाएं आएंगी, आप उसको किस प्रकार क्रॉस करोगे, आपको अगर ये कठिनाई आएगी तो उसका समाधान क्या होगा, अगर ये आसानी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या इसमें मुझे धन की ज़रूरत पड़ेगी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे आपने पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स खरीदनी पड़ेगी, पैसे लगते हैं। NDA की तैयारी कर रहे हैं, आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, साइकिल में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो लक्ष्य आपका निर्धारित है और उसका आंकलन कर लिया है, और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, और सही लोगों से सही समय पे सही एडवाइस आप लेंगे, आपको लक्ष्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि यार ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको हुआ था तो मैं क्यों करूं, तो आप खुद भ्रमित हो, आपका आइडिया क्लियर नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर, एक आर्मी के सोल्जर के लिए सर मैं मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई भी सोल्जर हैं सर आर्मी में। वेरी गुड जी। तो सर उनके रिश्ते की जब बात हो रही थी सर, तो काफ़ी हम लोगों को भटकना पड़ा कि इनका तो ट्रांसफ़र होता रहता है, कहाँ पे रखेंगे। तो सर आपका विवाह कैसे हुआ सर?
अगर ये प्रश्न आप मेरी पत्नी से पूछते तो बेहतर बता देते, फिर भी अब ये आप एक कॉन्सिडेंस ही समझ लीजिए। मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश की है, झांसी, और झांसी में बहुत बड़ा आर्मी का कैंट है। और ये भी जब स्कूल में छोटी थी तब ये देखती हैं कि आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं, आर्मी के जवान जा रहे हैं, आर्मी की यूनिट, तो ये भी आर्मी की ड्रेस वगैरह से काफ़ी अटैच हो गई थी। यार ये बंदे, ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा जब देखता है कि देश में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आर्मी आके अच्छे से उसको निभा रही है, तो वो भी होता है। तो मेरी पत्नी भी जब पढ़ती थी स्कूल में तो उनको आर्मी से एक अटैचमेंट था, आर्मी से नहीं, उनकी वर्दी से, कि यार ये बंदे डिसिप्लिन्ड है, अच्छे हैं। तो बस हमारे स्वर्गीय पापा ने बोला कि एक रिश्ता है, और हम गए जी झांसी देखने। अब उस समय आजकल का तो था नहीं है, उस समय ना कोई बात करते थे ना टेलीफोन था। तो एक टेबल में बैठे हुए थे एक होटल में, एक तरफ मैं और मेरे पिताजी, और दूसरे टेबल में जो आज मेरी पत्नी है वो, उनकी 2 बहनें, उनके पिता, माता पिता। और वहीं से पापा ने बताया कि देखो वो लड़की है ना, उससे तुम्हारी बात चल रही ना। उन्हें पता था कि कोई लड़का मुझे देखने आया है। और बस उसको हमने ना बात करी थी ना कुछ किया था, देखा था, वापस आ गए। हमें विश्वास था कि हमारे माँ बाप जो भी खानदान देखेंगे, लड़की देखेंगे, सही देखेंगे, कोई गलत तो नहीं देखेंगे। तो वो आज मेरी पत्नी है, और बस फर्स्ट क्लास। सर एक सवाल है मेरा, जब आप युद्ध में थे, कारगिल के वॉर में, तब आप विवाहित थे? जी हाँ, बिल्कुल विवाहित था। तो मेरे उस टाइम पे आप मतलब घर में अपने फैमिली को कैसे सांत्वना देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, हम आएंगे वापस? मैं इस प्रश्न का सच बता रहा हूँ। मैं, अगर आप इसका उत्तर मेरी पत्नी से पूछेंगे ना तो वो आपको सही उत्तर बता सकेंगे, क्योंकि मैं तो था नहीं वहाँ पे, कि किस तरीके से जब उनका पति लड़ाई में चला गया, 2 बच्चे उनके साथ हैं, एक सीईओ की वाइफ है, 1000 लोग उस पर 600-700 फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने कैसे हैंडल किया। तो अगर आप चाहेंगे तो इसका उत्तर मेरी पत्नी देंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो था नहीं वहाँ पे। सामान्य किसी सिविलियन की वाइफ होना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन जब आपके हस्बैंड एक आर्मी सोल्जर हों और कारगिल जैसे वॉर में शामिल हों, तो उस वक्त पे आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे संभालती थी, और सर से कितना कुछ आपका बात होता था, क्या कुछ था मैम उस समय का सिचुएशन? ये 99-2000 की बात है, और जो मैंने अपने जीवन का पहला ऐसा युद्ध देखा था जहाँ मैं अपने मतलब इनको मैं सी ऑफ कर रही थी, भेज रही थी लड़ाई के लिए। तो वो क्षण थोड़ा अलग था। मैंने जो सोचा था वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा है ये लड़ाई पे 2 दिन के अंदर इनकी तैयारी हो चुकी थी और ये जा रहे थे, सब कुछ बहुत सडन हुआ था। तो मुझे जब जाने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे थोड़ा जाने से पहले समझाएंगे कि आप अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो बच्चे बोर्ड क्लास है, बोर्ड एग्जामिनेशन है 9th 10th में, तो उनका ध्यान रखना, उनका कैरियर का, मम्मी पापा का, ये सब समझाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद थी। लेकिन ये अपना यूनिफॉर्म में तैयार हुए और इन्होंने उस दिन दही और फ्रूट्स खाए थोड़ा सा, वो भी ठीक से नहीं। उसके बाद जब ये जाने लगे तो मैंने सोचा अलग से मुझे बात करेंगे और समझा के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये सीधे ऐसे हाथ दिखाया मुझे कि ऑल इज़ वेल, जब तक कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, टेक केयर, ऐसा बोल के और ये निकल गए। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ये तो सही में जा रहे हैं, और ये गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो मैं थोड़ा सा अंदर से बड़ा वो हो गई, परेशान सी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मैं देख के तो आऊँ, ये लड़ाई में जाते कैसे, इनका पूरा पलटन है, 1000 जवान हैं, जेसीओस हैं, ऑफिसर्स हैं, और हम कहाँ पे थे तब आप लोग? मेरठ कैंट, और वहाँ पे फैमिलीज जाना उस एरिया में, कैंट एरिया में अलाउड नहीं था। तो मुझे थोड़ा उत्सुकता हुई कि मैं एक बार जाके देखूं, तो क्योंकि लाइफ में ऐसा देखा नहीं था। वहाँ मैं अपनी गाड़ी लेके अपनी कार से पीछे जहाँ ये गए थे, मैं थोड़ा जानती तो थी लोकेशन इनकी यूनिट की, तो मैं वहाँ दूर से एक पेड़ के नीचे मैंने गाड़ी खड़ी करी और देखा। तो वहाँ का जो नज़ारा था वो
कम से कम नहीं तो 700-800 गाड़ियाँ खड़ी थी, बड़ी बड़ी आर्मी की जो होती है, सारा हथियार और पूरा उनका राशन पानी, अपना बैगेज बैग, सब कुछ सामान पैक था। सब जवान लाइन अप होके खड़े हुए थे, 1000 जवान, ऑफिसर, सब लोग। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी देशभक्ति की धुन बज रही थी बैंड में, बहुत ही जोशीली धुन, और बैंड बड़ी जोश के साथ प्ले कर रहे थे इनके देशभक्ति के गाने, और पंडित जी लोग सबको तिलक लगा लगा के सब गाड़ियों में बैठते जा रहे थे। ये सीन मैंने देखा तो मैंने कहा इतने लोग जा रहे हैं तो ज़रूरत है इनको देश की रक्षा करने की। हालांकि मैं जो भावुक हुई थी और जो अंदर से घबरा रही थी तो वो मतलब थोड़ा सा दूर हो गया मेरा। तो मैम जब लड़ाई चल रही थी उस दरमियान आप लोगों की बातचीत होती थी? मेरी बातचीत इनसे 2-3 महीने में एक बार, वो भी जब ये इरेडियम टेलीफोन इनके पास आता था जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने स्पॉन्सर किया था, तो वो 66 चैनल क्रॉस करके हम लोगों के पास आवाज़ पहुंचती थी। तो जब आवाज़ पहुंचती थी तो ये इन्होंने 7 सितंबर मेरा जन्मदिन था, उस दिन मुझे फ़ोन किया था 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो जब ये फ़ोन किए तो इनकी आवाज़ मतलब हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत लल हो गई, और इन्होंने जिस तरीके से, तो मुझे ये फीलिंग आई कि इनको तो ये इंजर्ड है, इनको गोली लग गई है या तो ये हॉस्पिटल में है। तो मैं चिल्लाकर इनको पूछ रही हूँ आप कैसे हैं, लेकिन वो मेरी आवाज़ इन तक तो नहीं पहुँच पा रही थी। मैं बहुत घबराई थी उस समय, लेकिन वो ऐसा माहौल था कि मैं किससे बात करूं, किससे कहूं। और ये मतलब जो बताया इन लोगों ने कि किसी बाहर वाले से किसी को हमारी लोकेशन के बारे में नहीं बताना, कोई भी सिविलियन आए, मीडिया वाले आए, किसी से बात नहीं करना। तो हमें ना फ़ोन, ना लेटर, ना एड्रेस, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 3-4 महीने में वो जो सरकारी टेलीफोन आता था उससे बात होती है, उसमें भी बहुत लंबी लाइन लगी होती थी, और सब जवान जब बात कर लेते फिर लास्ट में ये मुझसे करते थे, क्योंकि उस समय ही वाज द CEO, द हेड ऑफ द यूनिट। तो इनको लगता था जवानों की फैमिली को ज़्यादा चिंता होती है, ये तो फिर भी थोड़ा सा। तो ये मतलब वो पल ऐसे थे। उसके बाद मैंने जब बॉडीज़ आती हुई देखी तब तो हम लोग सब बहुत घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर मैं यूनिट में अपनी जो 700-800 जवान्स की जो वाइफ थी उनके पास में गई, और बराबर जाते रहते थे, लेकिन जब बॉडीज़ आनी शुरू हो गई और टीवी में देखने को दिख रहा था सब कुछ, तब बहुत घबराए। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रोज़ शाम को मंदिर में और गुरुद्वारे में मिलेंगे, वहाँ बैठेंगे आधा घंटे 1 घंटे जितना, और एटलीस्ट अपने मन की बात ईश्वर के सामने रखेंगे और यही दुआ करेंगे कि पूरी यूनिट सुरक्षित वापस आ जाए, सबके हस्बैंड वापस आ जाए। तो वही हुआ। सब परिवार की लेडीज़ और बच्चे सब हम लोग शाम के 6 बजे मंदिर में इकट्ठे हो जाते थे, तो एक हल्कापन लगता था। मैम बच्चों को कैसे संभालती थी? बच्चे तो बहुत खुश थे कि हमारे पापा लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान को हरा के आएंगे। उनको सच में वो चीज़ का एहसास नहीं था। 9th 10th में थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो वो अपने फ्रेंड्स को बताते थे, ओह माय फादर हैज़ गॉन फॉर वॉर, यू नो ही इज़ गॉन देयर। तो ऐसा सुन के ना उन लोग को लगता था। जब बॉडीज़ आने लगी तब थोड़ा वो भी सहम गए थे। लेकिन ये है कि परिवार का फ़ोन आना, मम्मी पापा के सबका कि कैसे हो, सब पूछते रहना, तो उस समय थोड़ा एक वो तो था, पर डर भी बहुत था, बहुत था। और ऐसा डर था जो आप किसी से अंदर की बात बयान नहीं कर सकते जी। और मुझे ये भी नहीं पता था ये वापस आएंगे, कब आएंगे, किस दिन लौटेंगे, ये भी नहीं मालूम था। और ना ही कोई लेटर, ना कुछ, मतलब कहाँ है नहीं मालूम, वो वाला सिचुएशन रहता। तो 8-9 मंथ्स ये लोग थे। तो उस समय बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई यही सब करते रहे। और जब ये वापस आए, इट वाज 22 अक्टूबर, उस दिन करवा चौथ था हम लोगों का। तो अम्बाला से जहाँ पहुँचे थे वहाँ से एक जस्ट मैसेज आया कि आज पहुँच रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुश थे। उस दिन करवा चौथ में सभी लेडीज़ सब तैयार व्यार होकर इंतज़ार कर रहे थे। जब इनकी गाड़ियाँ पहुँची तो आप सोच सकते हो हम लोग की जो खुशी का ठिकाना था। लग रहा था कि मतलब हम ये है असली हीरो। मैम कैसे स्वागत किया था आप लोग? हम लोगों ने बहुत आरती वारती रखी थी, पूरा थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम रखा था।
और बच्चों ने भी फैशन शो पापा की यूनिफॉर्म पहन पहन के कुछ इस तरीके से एक ओजी एटमॉस्फेयर था। और खाना वगैरह हम लोगों ने सब अपने हाथ से बना के कि आए हैं तो अपने से और स्वागत करेंगे। पंडित जी भी आए थे, वो करवा चौथ की पूजा वूजा चल रही थी और उसी समय इन लोग पहुंच गए, तो अजीब माहौल हो गया था कि मतलब जीवन में जिसके लिए आप करते हो वो आज आपके सामने है। मतलब पूरा माहौल दिवाली जैसा हो गया था। दिवाली क्या मतलब लग रहा था कि पंडित जी भी खुशी से वो बीच में ही छूट गया सब कुछ। लेडीज बहुत खुश हुई, खाना वाना खिलाया, उस दिन पार्टी भी थ्रो किया हम लोगों ने इनके लिए, सबके लिए गाने वगैरह, जो एक थोड़ा सा लाइट माहौल। और उसके बाद फिर हमने ये भी नहीं पूछा कि कैसे क्या हुआ लड़ाई में, क्या मतलब ये सब बात की बात है, वो तो फिर धीरे धीरे पता चला सब। बट वो मोमेंट हमारे लिए जो हमने लड़ाई श्रीलंका में भी गए थे, उस दिन हमारा एनिवर्सरी था। अच्छा। तो हम लोग पूना में घूम रहे, डिनर आउट और ये सब। ही बॉट ए नेकलेस फॉर मी, और नेकलेस प्रेजेंट किया था, तब तक इनका फ़ोन मतलब किसी का मैसेज आया कि सर आपको बात करना है करके। तो उस समय ये इनको किसी ने बोला कि आपको सर श्रीलंका के लिए निकलना है। तो वो जो नेकलेस और जो फीलिंग, जो खुशी थी मेरी, एकदम 1 मिनट के लिए अजीब सा लगा कि ये क्या हमारी आज एनिवर्सरी है, वो भी नहीं मना। फिर बोले चलो ऐसा करके। बट उस समय भी ऐसे हुआ। श्रीलंका गए तो हमने वो देखा नहीं था क्योंकि ये तो बाय फ्लाइट गए और वहाँ पे लड़ाई करके वापस आए। लेकिन कारगिल वाज द वॉर जहाँ पे आई माई सेल्फ हैड सीन और सी ऑफ देम, वो मैंने अपने सामने देखा। निश्चित तौर पे मैम कहा जाता है कि एक आर्मी का सोल्जर जितना ज़्यादा बहादुर होता है, उससे कई गुना ज़्यादा बहादुर उनकी बीवी होती है मैम। और आपसे बात करके बिल्कुल वो चीज़ हमने महसूस किया मैम। सर तो कन्वर्सेशन को आगे ले जाते हैं सर इतनी सारी लड़ाई लड़ी है सर इंडिया ने। एक चाइना के वॉर को नेगलेक्ट करें तो सारे वॉर्स में इंडिया ने जीत हासिल की है सर। तो इंडियन आर्मी काम कैसे करती है? इसका कुछ पोर्शन मैंने आपको बताया कि उसकी एक तो टफ ट्रेनिंग, सिलेक्शन जवानों का, ऑफिसर्स का, और ट्रेनिंग के बाद उसका मोटिवेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पहलुओं को रखने के बाद जो अनेकता में एकता, सबसे बड़ी ताकत आर्मी की वो होती है। सर्वधर्म जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से जो आर्मी की यूनिट बनती है वो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां वो अपना काम ना कर पाए। और उसका मैंने कुछ आपको बताया कि ये तो उसका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई से निभा रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर और इसके विषय में आप कुछ जानना चाहें तो बताएं। सर मतलब फंक्शनिंग कैसे होती है सर? मतलब आप लोग आपस में इतना घुल मिल के रहते हैं, वो चीज़ ज़्यादा प्रभाव डालता है, देशभक्ति ज़्यादा प्रभाव डालता है, किस चीज़ का इतना प्रभाव रहता है? क्योंकि सर नॉर्मल सिविलियन को आप बोलोगे कि भाई मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, जाओ मर जाओ, तो शायद वो सर ना जाए, मना कर दे। लेकिन आप लोग सर उतने विषम परिस्थिति में भी देश के नागरिकों का सोच के, जिसको आप शायद नाम भी ना जानते हो कितने लोगों के, लेकिन आप लड़ जाते हैं, जूझ जाते हैं, उसके बाद विजय प्राप्त करते हैं सर। और दूसरे देशों का देखें तो उन्होंने काफ़ी हार का भी सामना किया है, लेकिन इंडियन आर्मी में ही ऐसी क्या बात है जो हम इतना विजयी हो जाते हैं सर? एक तो जो भारत का स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद इतिहास रहा है, उसमें एक चीज़ उभर के आई है कि जो भारत का नागरिक है वो अपनी तरफ से कभी शुरुआत नहीं करता। आप पिछले 2000-3000 साल का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, लेकिन जब भारत के ऊपर कुछ होता है तो वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। हमने स्वतंत्रता के बाद जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, हमको विजय हासिल हुई 1962 को छोड़ के, जो चाइना के खिलाफ। लेकिन उसमें भी
कुछ लड़ाइयाँ, चाइना जो युद्ध होता है उसके अंदर कई लड़ाइयाँ होती हैं। एक युद्ध हुआ, युद्ध चला मान लीजिए 1 महीने, और उस 1 महीने में कई लड़ाइयाँ हुई। उन लड़ाइयों में कुछ लड़ाइयाँ चाइना के खिलाफ भी भारतीय सेना ने विजय पाई है, और उन विजय प्राप्ति के बाद ही आज लेह चुशूल ये भारत का हिस्सा है, नहीं तो यह चाइना का हिस्सा होता। जी। और जो भी विजय मिली है वो सबसे बड़ा कारण है उसका देश के प्रति प्यार, एक नाम नमक निशान। नाम किसका? उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का। जैसे मेरी पत्नी ने अभी बताया, इनकी यूनिट, मेरे बच्चों वाला, मेरे पापा लड़ाई में गए हैं। नाम अपनी यूनिट का, नमक देश का, निशान तिरंगे का, और अपनी रेजिमेंट के फ्लैग का। ये 3 चीज़ें होती है। नाम नमक निशान के लिए वो बंदा शहीद हो जाता है। ये नहीं कि दुश्मन को मारने के लिए, क्योंकि देशवासी को रक्षा देने के लिए। जब इस तरीके के जुनून उसके अंदर में होता है तब तो वो अपना ड्यूटी उसमें सफलता पाएगा ही, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ निहित नहीं है। जहां आपका स्वार्थ आ गया तब आपकी एनर्जी एक क्लेवर हो जाती है, दूषित हो जाती है कि मुझे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये करना है। अब चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, लेकिन वहां पे नहीं है, क्योंकि आपका स्वार्थ नहीं है, आपको देश का स्वार्थ है। और देश के स्वार्थ की प्राप्ति के लिए, देश के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भारतीय सेना है। और भारतीय सेना को जो युद्ध जीतने का टास्क दिया गया है, उस युद्ध में एक लड़ाई जीतने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। और उस लड़ाई को जीतने के लिए आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपके 1000 जवानों की सामूहिक ऊर्जा उस लड़ाई को जीतने के लिए। तो ये है आर्मी का सबसे बड़ा उसकी ताकत और एकता में। एकता में आपको फिर बताना चाह रहा हूँ। सर, पूर्व अपने CDS जनरल VP रावत के द्वारा सर थिएटर कमांड के बारे में बताया गया था। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो आज युद्ध होता है वो सिर्फ आर्मी का अलग, नेवी का अलग, एयरफोर्स का अलग ऐसा नहीं है। जो ग्लोबल सिनारियो में आपको ये तीनों का इंटीग्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए CDS की स्थापना हुई। और जो थिएटर कमांड है, वो थिएटर कमांड एक पूरा थिएटर, चाहे अंडमान थिएटर ले लीजिए आप, ईस्टर्न थिएटर ले लीजिए या वेस्टर्न थिएटर ले लीजिए, इसमें हर सेना की, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स को, इसकी जो पूरी एनर्जी है, उसकी ताकत है, किस तरीके से इंटीग्रेटेड करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यह थिएटर कमांड का एक बड़ी छोटे एक एग्जाम्पल के रूप से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो थिएटर कमांड है, क्योंकि जो आज लड़ाई है, आज सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहती। आप 2 देशों के बीच की लड़ाई है, तीसरा देश भी आ जाता है, चौथा देश भी आ जाता है, उस देश के सहयोगी आ जाएंगे, उस देश के सहयोगी आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है, और थिएटर कमांड की जिम्मेदारी, मतलब जो मांग है, कोई आज की थोड़ी है, ये करीब 30-35 साल पुरानी है। ये 1971 में ये उठा था कि थिएटर कमांड होने चाहिए। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, अभी कुछ समय पहले केंद्र का बजट आया सर, 72.2 बिलियन का उन्होंने डिफेंस बजट रखा है, और साथ ही साथ अग्निवीर स्कीम भी आया सर। मैं चाहूँगा कि दोनों के उसमें आप बताइए, क्योंकि बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे सोल्जर्स को पेमेंट करने में चला जाता है, जिससे हम मॉडर्नाइजेशन के और नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ हमारे सामने चाइना है सर, जो करीब 200 बिलियन 250 बिलियन का बजट लेके आता है। सर इसमें सामंजस्य कैसे बैठाएं, और आज के टाइम पे अग्निवीर स्कीम कितना सक्सेसफुल हो सकता है सर? जो आपने बताया कि देश का जो डिफेंस बजट है, उस डिफेंस बजट का सिर्फ 22% जो है वो पूर्व सैनिक और वीर नारियों, जो आर्मी की विधवाएं हैं, उनके पेंशन में जाता है। आप ये पहले डिसाइड करिए कि क्या देश की सुरक्षा आप पैसों से तोलना चाहते हैं या आप देश की सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप देश की सुरक्षा चाहते हैं तो पैसे की बात मत करिए, ठीक। आज यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो देश का लाखों करोड़ रुपया लूट के भाग गए हैं, आप उनको पकड़िए, ठीक।
और अगर आप देश के सैनिकों को पेंशन नहीं दे सकते तो आप सेना बंद कर दीजिए। आप किराए की सेना लाइए। आप अमेरिका को बोले भैया 2 ब्रिगेड भेजना, हमको लड़ाई करनी पाकिस्तान से। मजाक समझ के रखा हुआ है देश की सुरक्षा और पैसे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 8,500 के जहाज खरीदना बंद करिए। आप जितने नेता हैं, जितने पूर्व सांसद हैं, आज के सांसद हैं, एमएलए हैं, इनकी पेंशन बंद करिए। और जो ये बेमतलब के प्रचार प्रसार में पैसा खर्च हो रहा है उसकी बात करिए। जैसा मैंने कहा, एक सैनिक को बनने के लिए 2 साल लगते हैं, और अग्निवीर 4 साल के लिए आप ला रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद 4 साल के बाद 75% जो जवान हैं, जो अग्निवीर हैं, उनको आप हटा देंगे। 25% यही रहेंगे। आपने क्या, ये हमारे जो बच्चे हैं 17 से 21 साल के बीच में, इसके लिए इनकी जवानी आप 4 साल के लिए खरीद रहे हैं? क्या आप इनके भारतीय सेना को ठेकेदारों की सेना बना रहे हैं? क्या ये अग्निवीर गलवान में टिक पाते? आपने क्या, और जो समस्या आज है बेरोजगारी की, इसकी कौन सी गारंटी है कि 4 साल के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आज भी देश में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 10% और 20% आर्मी वालों के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन किसी ने नहीं दिया आर्मी वालों को। उसमें सी ग्रुप में 2.68% और डी ग्रुप में 1.29 या 1.39% है। ये झूठ बोल रहे हैं कि हम सेना के अग्निवीरों को नौकरी देंगे। कौन सी नौकरी देंगे? बोलते हैं हम बीजेपी के कार्यालय में ब्लडी उनको गार्ड बनाएंगे। आपने सैनिक को क्या समझा हुआ है? आपका कार का दरवाजा खोलने का? आप भेजिए ये जो नेता हैं, इनके बंदों को बनाइए अग्निवीर। अग्निवीर देश को तोड़ देगी। होमगार्ड से देश की सुरक्षा नहीं होती, ये डंडों से देश की सुरक्षा नहीं होती। सेना है, अगर आप देश की सुरक्षा चाहते हैं तो सेना के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और सेना में जो पैसा जाता है वो सरकार के पास वापस नहीं आता, लेकिन सरकार के पास क्या रहती है? देश की अखंडता, देश की इंटेग्रिटी। उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आप जहां आप पैसा लगाते हैं, चाहे रेलवेज हो, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, PSUs हैं, आप उनको बेच रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सेना के पास, हमारे पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अग्निवीर ला रहे हैं। क्यों? आप पुलिस को बुलाइए 4 साल के लिए, आप IAS IPS ऑफिसर इनको बोले 4 साल नौकरी करिए, उसके बाद घर जाइए। है हिम्मत? आप अपने नेताओं को बोलिए जो MP और MLA हैं कि 4 साल के लिए आप आइए ठेके में, उसके बाद आप चले जाइए। क्या बात कर रही है? इनको देश से कोई प्यार नहीं है, इनको सत्ता से प्यार है। और अग्निवीर आज से 10 साल के बाद ये सेना होमगार्ड बन जाएगी। और शायद इसी कारण से आपकी हिम्मत नहीं है चाइना से बात करने की। आप पाकिस्तान चिल्लाते हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही टूटा हुआ देश है। ये तो वही बात हो गई कि एक कॉलेज वाला लड़का एक 3री क्लास के लड़के को चपत मार के बोल रहा ये मुझे तंग कर रहा है। अरे आपको हिम्मत है तो उनसे चाइना की बात करो। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपने चाइना को दे दी बिना लड़ाई करे। आप क्या देशभक्ति की बात करते हैं? अग्निवीर इज काउंटर प्रोडक्टिव। सर, लेकिन कहा जाता है कि अग्निवीर का जो स्कीम है वो आर्मी के अच्छे से डिस्कशन के बाद सेना के अधिकारियों झूठ, द्वारा लाया गया। झूठ, गलत। अग्निवीर के लिए कोई इसका टेस्ट नहीं हुआ। अगर आप सेना के लिए मान लीजिए ये अशोक स्तंभ भी खरीद रहे हैं ना, इसके बहुत सारी प्रक्रिया के थ्रू जाता है। किसने बनाया, कब बनाया, किस चीज़ का बना है, कितना वजन सह सकता है, कितना जा सकता, इस तरीके से कोई चीज़ सिस्टम में आती है। और एकदम से आपने अनाउंस कर दिया अग्निवीर। और जहाँ सेना के अधिकारी बोल रहे हैं अग्निवीर अग्निवीर, एक सैनिक का जब उस सेना में ज्वाइन करता है उसके जो मौलिक अधिकार है, बोलने, राइट ऑफ स्पीच, वो छिन जाता है, वो बोल नहीं सकता। तो वो तो बोलेंगे कि ठीक है अच्छी स्कीम। लेकिन अधिकारियों से भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर एक पूर्व अधिकारी जो ये बात कर रहा है, ऐसे लाखों अधिकारी है, लाखों सैनिक हैं जो अग्निवीर के लिए सोच रहे हैं। ये नहीं जो सेवानिवृत्त हैं, जो फौज में भी हैं, वो भी सोच रहे हैं अग्निवीर देश को कमजोर कर देगा, और कमजोर कर रहा है। कमजोर कर रहा है, इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं है चाइना से बात करने की।
अब पाकिस्तान पाकिस्तान करे जाते हैं। जी सर। तो राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद में बहुत फर्क है, ठीक है। राष्ट्रवाद अंदर से होता है, छद्म राष्ट्रवाद दिखाने का होता है, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के और दिखाने के और। तो आप दिखावा मत करिए, ये कह रहा था। जी सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमारा सौभाग्य था कि हमारी आरजे की टीम आपसे नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं बस आपकी तरफ से मेरे पूरे दर्शकों को मैं जय हिंद बोलता हूँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और एक सच्चे नागरिक बने, एक सच्चे देशवासी बने। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। गीता का ये श्लोक है जिसे श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को युद्ध के समय मोटिवेट करने के लिए, युद्ध के समय प्रेरित करने के लिए, ताकि अपने दुश्मनों से लड़े। और ऐसा ही प्रेरणा, ऐसा ही विचार हमें ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी से बात करके मिला कि कैसे वो मोटिवेट होते हैं किसी आर्मी से अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। और आगे भी आपको हम ऐसे ही वीर जवानों से, ऐसे ही बड़े शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। आगे के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज़।